दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला में आप उपस्थित समस्त उद्यमी, स्टेक होल्डर, मीडिया कर्मी, एसएलबीसी के पदाधिकारी, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के पदाधिकारी, आप सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि विदित है, इस ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला में कॉपी कलम लेकर करके बैठना है, अगल बगल शांति का माहौल बनाए रखना है। समाज विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला में अपने घर के महिलाओं को अवश्य शामिल करें। जूम क्लाउड अभी जो है यानी हर 40 मिनट पर कटेंगे, तो आप जो है उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड से पुनः जो है शामिल होंगे। मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का एकमात्र उद्देश्य अपने समुदाय, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण करना है और इस आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को उद्योग, वाणिज्य, व्यापार की ओर लगातार जो है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन प्रेरित करता है। इसके लिए हर एक रविवार को उद्यमी पाठशाला के माध्यम से उद्योग, वाणिज्य और व्यापार के विभिन्न आयामों, नीतियों और योजनाओं को लेकर करके आपके बीच में आता है। उम्मीद है कि आप जो कुछ भी यहाँ से सीखते हैं अपने समाज में इसे प्रचार, प्रसार और वितरित करने का प्रयास करेंगे। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन उद्योग, वाणिज्य, व्यापार के विभिन्न स्वरूप को, विभिन्न नीतियों को जो आप लोगों के बीच में लाता है, उसके अलग अलग विषयों के अलग अलग टॉपिक्स को लेकर करके आप लोगों के बीच में आता है। और पिछले क्लास में जो है आज का जो हमारा विषय है वह है आय का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, पिछले क्लास में हमने बताया था कि व्यक्ति का जो है मूल्य क्या है, वैल्यू ऑफ पर्सन। आइए प्रसाद जी, आप ही के वजह से यहाँ पूरा टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, हम तो जो है ले भी नहीं पाते मीटिंग। आइए बेटे, ठीक है, ताली बजाओ भाई प्रसाद जी के लिए। DN प्रसाद जी आ गए हैं। तो आज जो है हम पढ़ा रहे हैं कि आय का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, अब हमारे कहने का मतलब है कि यदि किसी परिवार में अगर जो है इनकम हो रही है, फैमिली इनकम, तो उस पर क्या होता है कि एक समान वितरण करना। जब इस प्रकार का चीज़ें जो है आता है कि अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, माना घर में मान लेते हैं 4 भाई है और तुम्हारे पिताजी का जो है 4 बीघा ज़मीन है, तो बराबर बराबर से जो है 1-1 बीघा जो है सब लोगों को वितरण होगा। तो क्या होगा कि उसमें जो है कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि 4 भाई है किसी परिवार में, एक भाई को 2 बीघा दे दे, अब बाकी जो है 3 में 2 बीघा का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो क्या होगा, स्वाभाविक तौर पर क्या होगा कि जिस भाई को 2 बीघा एक अकेले मिला है, हाँ, तो वहाँ क्या होगा कि वह अमीर हो जाएगा और बाकी जो है क्या होगा, गरीब होगा। देखना थोड़ा सा कटेगा, कटने के बाद हम पुनः आएंगे और अब लगातार जो है मीटिंग होगा। प्रसाद जी भी आ चुके हैं। तो आय का जो है समान वितरण, देश में जो है भारत सरकार क्या करता है कि विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेस से, रेवेन्यू से इनकम जनरेट करता है, आय प्राप्त करता है। लेकिन क्या भारत के समस्त नागरिकों को उस आय का जो है समान रूप से हिस्सा मिलता है?
नहीं, वह समान रूप से हिस्सा नहीं मिलता है। इसलिए वहाँ क्या है कि आर्थिक असमानता उत्पन्न होती है, और जब आर्थिक असमानता उत्पन्न होता है तो अमीर और गरीबों के बीच में खाई जो है वह चौड़ी होते जाती है। अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। तो क्यों होते जा रहा है भाई? तो इनकम का जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इनकम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राप्त करती है, भारत सरकार जो है इनकम तो प्राप्त करती है, लेकिन उसका वितरण जो है वह समान रूप से नहीं होता है। और समान रूप से जब वितरण नहीं होता है तब वहाँ क्या होता है? अनइक्वलिटी हो जाता है। और अनइक्वलिटी जो होता है उसके वजह से जो है अमीर और गरीब हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब जो है वह किस समुदाय में है? तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में है। तो मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, आज इसी टॉपिक को लेकर करके हम लोग बैठे हुए हैं कि भाई देश में जब जो है हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, भारतीय नागरिक हैं, और संविधान हमको जो है इक्वलिटी का आधार दिया है। तो जब इक्वलिटी का आधार दिया है कि भाई सभी जो है सभी नागरिक जो है एक समान है, तो जो भारत सरकार एक प्रकार का जो है वह इनकम अगर जनरेट करता है तो उस इनकम में बराबरी का हिस्सेदारी क्यों नहीं है? बराबरी का हिस्सेदारी जो है क्यों नहीं है? सुभाष कहाँ ध्यान है रे? सुभाषवा कहाँ ध्यान है? भगा देंगे यहाँ से आराम से सिंह, ठीक है ना? अनडिसिप्लिन किया तो ठीक है। तो आय का समान वितरण। अब क्या हुआ भाई कि अब कहा जो है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को हम तो जो जी देना चाहते हैं कि इनकम, और जो है इसको हम इनकम में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। अब ये जो है आय जानबे नहीं करता है, तो हम क्या करें? संजय भारती जी बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है और डीआईए के जो है बहुत बड़े समर्थक हैं, और डीआईए का अक्सर देखते रहते हैं कहीं कहीं, हाँ, कि वह जो है जहाँ उनको जहाँ कहीं भी मौका मिलता है डीआईए का बेचारे प्रचार प्रसार करते हैं निस्वार्थ भाव से, है ना? तो संजय भाई जो है करते, संजय कुमार भारतीया, तो इनका जो है थोड़ा ताली बजा के स्वागत कीजिए। एकदम निस्वार्थ जो है देखते रहते हैं, जहाँ कहीं भी डीआईए के बारे में थोड़ा सा भी निगेटिव होता है तो संजय जी जो है बढ़िया से जवाब देते हैं। हालांकि संजय जी जो है मना सक्रिय सदस्य नहीं है, फिर भी जो है वह क्या करते रहते हैं कि डीआईए के प्रति जो है आगे मना ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। आवाज़ आ रहा है जी? माहीपाल आवाज़ आ रही है? क्लियर आवाज़? हाँ। तो आय का जो है समान वितरण में, जैसे बार बार इसी से मंच से हम बोलते रहते हैं कि भाई मच्छर मारने के लिए क्या क्या चाहिए? 4 ऑप्शन दिया कि भाई गुड नाइट चाहिए, मच्छरदानी चाहिए, मैक्सोसाइक्लोथ्रिन कॉइल चाहिए, क्या चाहिए? तो आदमी ने बोला कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है मच्छर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कहता है कि दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन, आप जो बेवजह का लिखते रहते हैं उल्टा सीधा, आप यह बताइए कि हम जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को हम जो है इनकम में जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, लेकिन आप संजय कुमार भारतीया से, सोनाराम बनरा से, हाँ, इसके बाद अमरजीत सदा से, महिपाल से पूछिए कि वो इनकम को जानता है कि इनकम किसको कहते हैं? इनकम किसको कहते हैं? इटो बात तो न जो है संजय भारती जी जानते हैं, न सोनाराम बनरा जानता है, न महिपाल जानता है, न अमरजीत सदा जानता है। तो कहा जो चीज़ जानबे नहीं करता है तो उस चीज़ को हम क्या करें? उसको तो पता ही नहीं है, ठीक है? तो आज जो बात छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको जानना है। साथ ही साथ तुम्हारे अर्थशास्त्री किंग डीआरजे डॉक्टर जितेंद्र पासवान ने जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पर एक थ्योरी लिखा है, उस थ्योरी का भी जो है आज हम जिक्र करेंगे, ठीक है?
तो पहले तुम लोगों को जानना होगा कि भाई मान लेते हैं कि यह जो है गिलास में पानी है, तो यह गिलास तुम्हारी है और पानी भी तुम्हारा है। नहीं, कम से कम तो इस गिलास का हिस्सा जो है तुमको मिलना चाहिए। इसमें जितना पानी है, अगर हम सभी भाई हैं तो हम सभी लोगों को इसका जो है बराबर बराबर मिलना चाहिए। भारत सरकार जो है कॉरपोरेट टैक्स के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा, जीएसटी के द्वारा, विभिन्न चीज़ों से जो है वह क्या करता है, इनकम जनरेट करता है। और इनकम जनरेट करने के बाद आपको क्या करता है कि वह डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, लेकिन आप अर्थ उसका जानिएगा तब ना। और जब आप अर्थ ही नहीं जानिएगा तब आप कैसे उस चीज़ों को ले पाइएगा। अर्थ किसी चीज़ों को जानेंगे तब ना आप उस चीज़ों को प्राप्त करेंगे। तो लिखिए, धन एवं आय में अंतर। धन एवं आय में अंतर। अक्सर दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आपको क्या बोलता है कि SC ST उद्योगपति, पूंजीपति और धनवान बनेगा, यह बोलता है। तो धन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, धनवान। अब हम पूछेंगे कि रे मनीष, तुम धनवान है कि पूंजीपति है? तो मनीष कहेगा कि एक बात तो है कि धनवान को ही पूंजीपति कहते हैं। तुम लोग गांव घर में क्या होता है कि कोई भी जो है सरकारी नौकरवा है तो क्या कहते हो, अरे छोड़िए ना, वो जो है धनवान आदमी है। नहीं, धन अलग है और आय जो है वह अलग है। धन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वेल्थ, और आय को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इनकम। ठीक है, तो लिखो, धन और आय में अंतर, डिफरेंस बिटवीन वेल्थ एंड इनकम। डिफरेंस बिटवीन वेल्थ एंड इनकम। अब लिखो धन। धन लिख करके एरो हेड दो। किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली, किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली, किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली संपत्ति के मूल्य को, संपत्ति के मूल्य को धन कहते हैं। किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली संपत्ति के मूल्य को धन कहते हैं। ठीक है, यदि आपके पास मान लेते हैं 1 किलो जो है सोने का बिस्कुट है,
सोने का बिस्किट है, तब जितना उसका मूल्य होगा उतना आपके पास धन है। आपके पास 5 बीघा जमीन है, ठीक है, तो उस जमीन का जो है, और वह आपके नाम पर है, वह आपके नाम पर है, तो उसका जितना वैल्यू होगा उतना उसको आपको धन है। और यदि आपके पास जो है जमीन नहीं है, सोना नहीं है, तो आप धनवान नहीं है। आप क्या है? धनवान नहीं है। अब देखो संपत्ति जो है, अब उस पर हम संपत्ति पर नहीं जाएंगे, हम इनकम पर जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है आपको बताना जरूरी है, ठीक है। हमको ज़्यादा जो है आज इनकम पर, चूंकि सब्जेक्ट है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, लेकिन इनकम जो है वह धन से जो है जुड़ा हुआ चीज़ है, तो इसीलिए जो है धन जो है वह संपत्ति से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो संपत्ति जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक होता है चल संपत्ति और एक होता है अचल संपत्ति। तो धनवान जो है वह अचल संपत्ति के वैल्यू के आधार पर धनवान होता है, और चल संपत्ति, यदि आपके पास बाजार में घर है और घर को गिरवी रख के पूंजी उठा के आप कारोबार में लगा दिए हैं, तो आप पूंजीपति हो गए, ठीक है। तो हम चूंकि धन से चलना है, पूंजी पर नहीं जाना है, उसके लिए अलग हम क्लास देंगे आप लोगों को। आज जो हमारा फोकस रहेगा वह इनकम पर रहेगा। तो धन किसको कहते हैं भाई? कि आपके नाम से जो संपत्ति है और उस संपत्ति का जो मूल्य होगा वह क्या है? धन है। और धन वाले लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? धनवान बोलते हैं। चलो अब आय लिखो, आय किसको कहते हैं? एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित अवधि में एक निश्चित अवधि में कमाए गए निश्चित राशि को आय कहते हैं। आय कहते हैं। इस देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में निश्चित आय वाले
निश्चित आय वाले निश्चित आय वाले अनेकों हुए हैं। परंतु धन वाले नगण्य हैं। धन वाले नगण्य हैं। अक्सर इसी मंच से हम बोलते रहते हैं कि SC ST में जो है सरकारी और प्राइवेट नौकरवा बोलते रहते हैं, तो बड़ा लोगों को सुन सुन के तिखा लगता है कि क्या बोलते रहता है, नौकरवा नौकरवा बोलते रहते हैं। कई लोगों का कमेंट आता है, कई लोग फ़ोन करके बोलता है कि अजय पासवान जी, ये क्या आप रट लगा रहे हैं कि नौकरवा नौकरवा करते रहते हैं। महाराज हम जो है बहुत बड़े पदाधिकारी है। हम करें तो तुम निश्चित इनकम वाला ना है भाई, तो इनकम वाला को नौकर भाई कहा जाता है। आपको नहीं मालूम है, हम जो है 2.5 लाख इनकम टैक्स भरते हैं। हम कहते हो तुम जो है क्या है, नौकरबे, तुम नौकरवा। तो आज़ादी से लेकर अब तक, संविधान लागू होने से लेकर अब तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में सरकारी और प्राइवेट नौकरी के वजह से आय कमाने वालों की संख्या हुई है, बहुत हुई है, लेकिन धनवानों की संख्या नहीं हुई है। अब संजय भारती जी जो है कोल फील्ड में नौकरी करता है, तो संजय भारती जी कहेंगे कि पासवान जी आप रिस्पेक्टेड आदमी हैं, हम आपको भीतरे भीतरे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप हमारे गांव घर के आदमी हैं, हम दोनों एक कहीं डिस्ट्रिक्ट के हैं, माना हमारे नानी घर के हैं भारती जी। तो आधा घर हमारा नानी घर में है, आधा घर हमारा अपना घर में है। तो जनरली आधा परिवार जो है नानी घर में रहता है। तो संजय भारती कहेंगे कि क्या बात कर रहे हैं आप, हमने जो है सरकारी नौकर हूँ, लेकिन इनकम भी मेरा है और हमने संपत्ति भी बनाई है, तो फिर आप हमको धनवान कैसे नहीं कहेंगे। तो आगे जब हम पढ़ाएंगे तो आप स्वयं महसूस कर लेंगे कि आप धनवान नहीं हैं। और दलित इंडस्ट्री 4 दिन में, 8 दिन में, 7 दिन में स्टेटस के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम में अक्सर लिखते रहता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग उद्योगपति, पूंजीपति और धनवान बनेगा, उच्च आय वाला बनेगा, ऐसा नहीं बोलता है कि हाई इनकम वाला बनेगा, ऐसा नहीं बोलता है। इसलिए नहीं बोलता है कि हाई इनकम वाला अनेकों है, हाई इनकम वाला अनेकों है। 139 गो सीट जो है वह दललवा के है, ओकरो इनकम हाई है। और आरक्षणवा वाला जो नौकरवा सब है ओकरो इनकम हाई है, लेकिन वह धनवान नहीं है। जैसे अभी पिछले दिन मजदूर दिवस को सब लोग कह रहा था लेबर डे, दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने बायफार्गेट किया, बताया कि भाई मजदूरों को लेबर मत बोलो, लेबर अलग है, मजदूर वर्कर अलग है। मजदूर का अंग्रेजी होता है वर्कर, और श्रमिक का अंग्रेजी होता है लेबर। तो जितना सरकारी प्राइवेट नौकरवा सब है वो लेबर है, और असंगठित क्षेत्रों में जो काम करने वाले हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है वो वर्कर है। और उस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस था,
अब उसको जबरदस्ती तुम लोग जो है श्रम दिवस करने लगो तो दूसरी बात है। इसलिए उच्च आय वाले जो है आरक्षण के वजह से बहुत उत्पन्न हुआ है, बहुत उत्पन्न हुआ है, लेकिन धनवान उत्पन्न नहीं हुआ। क्योंकि धन किसको कहते हैं भाई? कि तुम्हारे स्वामित्व वाले। तो ईमानदारी से बताओ संजय भारती कि नौकर तो तू है, तो तू अपने नाम से एको बित्ता जमीन खरीदा है? तुम तो अपने पत्नी के नाम से खरीदा, तुम तो अपने पत्नी के नाम से खरीदा है। अब वो भी खरीदा कि तो है क्या, उसको बेचोगे नहीं। तो जब बेचोगे नहीं तो खाली बताओगे कि इसका वैल्यू बाजार में ये है, तो तुम धनवान नहीं है। और तुम्हारी पत्नी भी धनवान नहीं है, यानी उसके नाम से अगर 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन खरीदे हो और घर भी बना दिए हो तो वह भी धनवान नहीं है, क्योंकि उसका जो है वह निष्क्रिय संपत्ति में है, जो आगे हम चर्चा करेंगे इसको। अब लिखो आय के तत्व। आय समझ गया? आय के तत्व। आय के 4 तत्व हैं। आय के 4 तत्व हैं। क नंबर राजस्व, इंग्लिश लिखो रेवेन्यू। रेवेन्यू। ख नंबर लिखो व्यय। 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 ग नंबर लाभ। लाभ। घ नंबर हानि। हानि। अब बताओ कि संजय भारती को 1.5 लाख का जो है पर मंथ इनकम होता है, वेतन मिलता है। अब उस वेतन का 1 तारीख को संजय जी को मिल गया है। संजय जी मिल गया है ना पैसा? आज तो 5 तारीख है। 1 तारीख को मिल गया होगा वेतन, कोल फील्ड में कर रहे हैं नौकरी, तो हाँ मिल गया होगा। 1 तारीख को मिल गया होगा, ठीक है, 1.5 लाख मिल गया होगा। 29 तारीख को संजय जी से पूछोगे कि संजय जी जरा 1,500 रुपया दीजिए, तो संजय जी क्या करेंगे कि हरा झंडा दिखावेंगे कि मनीषवा यहाँ से निकलो न मरते, पैसा कहाँ है। अब देख लो उसको। आय का तत्व क्या है? राजस्व, रेवेन्यू।
व्यय एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, ये 4 तत्व है। तो अब इसने जो है 1.5 लाख टका तो इसको इनकम हुआ, 1 तारीख को तो हो गया इसको, 31 को हो गया, या 30 को हो गया इसको। लेकिन अब इसमें जो है 29 तारीख को या 30 तारीख को इस महीना के जब आप संजय भारती से पूछेंगे कि 1,500 रुपया दीजिए ना संजय जी, तो एकदम हरा झंडा ऐसे से हिलावेंगे। काहे भाई कि 1.5 लाख से इसको जो है राजस्व की कोई प्राप्ति नहीं हो रही है। क्या हो रहा है वहाँ? खाली वहाँ हो रहा है इनको इस 4 तत्वों में एक्सपेंडिचर हो रहा है और लॉस हो रहा है। तो यह व्यक्ति धनवान कैसे बनेगा? उसके 4 तत्व है, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट और लॉस। लेकिन इनमें क्या है कि इनको 1.5 लाख रुपया 31 को मिला या 1 तारीख को मिला, लेकिन आने वाले 29 को जैसा ही इससे पूछ रहे हो तो यह बेचारा 2 ही बात बोलेगा। बेटी दिल्ली में पढ़ रही है, उसको भेज दिए, गाड़ी का EMI भर दिए, इसके बाद जो है मोबाइल लिया था बेटा ने उसमें डाल दिए, कंप्यूटर लिया था उसमें डाल दिया, ऐसे ऐसे करके मैंने एक्सपेंडिचर और लॉस ही बता देंगे। प्रॉफिट और रिसोर्स के लिए जो है इसके पास कोई बात नहीं है, मतलब इसका इनकमो जो है वो जो है कोई काम का इनकम नहीं है। और जीवन भर यह बेचारा जो है नौकर बन करके ही रह जाएगा। लाइफ का 40 ईयर 50 ईयर जो है यह सिर्फ नौकर बन करके रहा, धनवान यह कभी नहीं बन पाया। धन इन्होंने उसको जो है आय को धन में कन्वर्ट ही नहीं कर पाया। इसके बाद लिखो आगे, आय 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखो, कौन नंबर? अर्जित आय। क्रिएटिव इनकम। किसी संगठित या असंगठित क्षेत्रों में किसी संगठित या असंगठित क्षेत्रों में किसी संगठित या असंगठित क्षेत्रों में श्रम का प्रत्यक्ष परिणाम यानी वेतन या मजदूरी को देखना 10 मिनट में कटेगा, फिर जो है जुड़ना है। वेतन या मजदूरी को अर्जित आय कहते हैं। यानी कोई सरकारी या प्राइवेट नौकरवा सरकारी या प्राइवेट क्षेत्रों में जितना काम करता है
और उसको वेतन मिलता है, या असंगठित क्षेत्रों में मजदूर मजदूरी करता है और उसको जो मजदूरी मिला उसको हम लोग कहते हैं अर्जित आय, यानी क्रिएटिव इनकम, अर्जित आय। चलो ख नंबर लिखो और उसमें इंपॉर्टेंट का सिंबल लगाओ। पोर्टफोलियो आय, पोर्टफोलियो आय, इंग्लिश इसका पोर्टफोलियो इनकम। पोर्टफोलियो इनकम पोर्टफोलियो इनकम। और सट जाइए प्रसाद जी, ताकि समाज जो है आपको देख सके। हाँ, पोर्टफोलियो आय जब कोई व्यक्ति अर्जित आय से अर्जित आय से संपत्ति बनाता है, संपत्ति बनाता है, संपत्ति बनाता है, उस संपत्ति को बेचने से उस संपत्ति को बेचने से प्राप्त आय को पोर्टफोलियो आय कहते हैं। पोर्टफोलियो आय कहते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में पोर्टफोलियो आय का अभाव है।
पोर्टफोलियो आय का अभाव है। अभी जो है बाजार में जो रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं, वह क्या करता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो सरकारी और आरक्षणवा वाला नौकर सब है, नौकरवा सब, वो तो जानता है कि दिमाग का जो है पैदल है। क्या है? दिमाग का ही पैदल है। कौन मैसेज कर रहा है यार? मैसेज उसेज मत करो। गाली उली देने का मन रहेगा ना तो मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9473462273। उस पर भरपेट गाली दो। यहाँ गाली उली देने से कोई सुनने वाला तुम्हारा नहीं है और ना ही तुम्हारे बातों में कोई आने होने वाला है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ गाली देने से कोई बात नहीं। तुम जो हमको ठग फ्रॉड 420 840 कहोगे तो उससे बेहतर है हम ही बोल देते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र पासवान एक नंबर का ठग है, एक नंबर का फ्रॉड है, एक नंबर का 420 है, एक नंबर का 840 है, एक नंबर का 1680 है, उसके गुना करते चलो, वो सब है, ठीक है? इसलिए यहाँ उठपटांग मैसेज करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ मैसेज तैसेज मत करो, ठीक है? नहीं तो यहाँ से निकाल देंगे। ज़्यादा जो है लबर लबर लुचुर लुचुर करोगे तो, ठीक है? हाँ, पूरा बिहार के दुसाध के लिए तो हम है ही है, सिर्फ दुसाधे के लिए है। हाँ, जितना पासवान सब है ना उसी के लिए हम आइए हैं। चलो, भागा एगो आया था वो एलजेपी वाला, भगा दिए उसको, वो पटांग मैसेज कर रहा था, ठीक है? तो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में क्या है कि उस जो है पोर्टफोलियो आय वाले लोगों की अभाव है। तो अभी जो रियल इस्टेट बिजनेस में जो जुड़े हुए लोग हैं तो वह क्या करता है कि सरकारी और प्राइवेट नौकरवा सब जितना है शेड्यूल कास्ट के, तो वह जानता है कि ये दिमागी रूप से पैदल है और क्रिएटिव इनके पास है। समझ रहे हो बात को कि इसके पास क्रिएटिव इनकम है, लेकिन दिमाग से ही क्या है? पैदल है। दिमाग से पैदल इसलिए है कि इसको जो है धनवान बनने की प्रवृत्ति इसमें नहीं है। इनकम इसके पास है, अर्जित आय जो है इसके पास है, लेकिन इसमें जो है धनवान बनने की प्रवृत्ति नहीं है। धनवान के रूप में यह उदासीन आदमी है। तब क्या करता है कि हे भैया संजय भैया चलिए ना, वहाँ जो है सस्ता जमीन है, ले लीजिए थोड़ा सा, अरे इन्वेस्ट कर न दीजिए। तो इस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो नौकरवा सब है, अकल बुद्धि तो है नहीं, इसको पैदल है, ये तो दिमाग से पैदल है। ये क्या करेगा? 4 कट्ठा 5 कट्ठा 2 बीघा 6 बीघा खरीद लेगा जमीन, और जमीन खरीद के क्या करेगा? छोड़ देगा। और क्या ये पिंगिल क्या पड़ेगा? हे जितेंद्र भाई, आज इस जमीन का कीमत मान लेते हैं 1 लाख टका में खरीद लिए, 20 साल के बाद जानते हैं एकर कीमत कितना हो जाएगा? तो पूछेंगे कितना हो जाएगा? कम से कम 2 करोड़ का जमीन हो जाएगा। हाँ,
कैमरा ऑन करो न मर्दे, कौन सी जो है कैमरा बंद करके रखता है भाई। कैमरा ऑन करो। हाँ अरे लजबिजा सब आदमी जो रहता है वो अपना मुंह छुपाता है। तुम लोग तो बढ़िया आदमी है, तो तुम लोग काहे मुंह छुपाते हो? वो जो गलत आदमी होता है वो सब अपना मुंह तू छुपा छुपा के रखता है। तो मेरा कहने का मतलब था कि हम क्या बोले कि शेड्यूल ट्राइब के पास अर्जित आय मतलब क्रिएटिव इनकम खूब होता है। आरक्षण के द्वारा जो है नौकर बना है, उसके पास क्रिएटिव इनकम जो है, लेकिन क्रिएटिव इनकम को पोर्टफोलियो इनकम में कन्वर्ट करने का उसको अकल बुद्धि नहीं है। उसको अकल बुद्धि नहीं है। यदि तुम्हारे समुदाय में कोई सरकारी नौकरवा है, प्राइवेट नौकरवा है, तो तुमको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत और उसको इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह धनवान नहीं है। वो बेचारा पादता है तो सांस लेता है कि कहीं फिर पदास नहीं आ जाए, तो सला उतना एनर्जी है करना से कि पा देंगे। वो खोखला है। बात समझ रहे हो? आरक्षण के बलबूते क्रिएटिव आय उसको हुआ है, लेकिन क्रिएटिव आय वाले को हम धनवान नहीं कहते हैं। ही इज ओनली क्रिएटिव इनकम होल्डर। वो क्रिएटिव इनकम होल्डर है। बाउल नहीं लगा हुआ है कि वो चमके लगेगा। होल्डर देखे हो ना, तो वो खाली होल्डर है। अरे जगराम बाउल जलाते हो ना जी, होल्डर नहीं लगल रहता है। उस होल्डर में बाउल लगाते हो, फिर स्विच दाबते हो, तब ना बाउल जलता है। तो वो खाली होल्डर है, इसलिए ओकरा कोई ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है। वो होल्डर है, समझा? वो क्या है? होल्डर है। इसीलिए सब हमारा बैठ के गलियाता है। देखोगे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ना, यूट्यूब में देखोगे तो पूरा गाली देता है हमको। साला जो इज्जत है समाज में, ही तो एकदम बेइज्जती करने पर तुलल रहता है डॉक्टर पासवान। ठीक है, तो उसके पास क्रिएटिव इनकम है, अर्जित आय है, परंतु पोर्टफोलियो इनकम में कन्वर्ट करने का उसको क्षमता नहीं है। तो जो रियल एस्टेट बिजनेस में जुड़े हुए लोग हैं, वह इस बातों को जानता है कि अरे ये तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। हाँ, और ये जो है
इसके पास क्रिएटिव इनकम है, लेकिन ये दिमाग से पैदल है। क्यों दिमाग से पैदल है? काहे ई नौकर माइंड सेट के आदमी है। तो ई नौकरवा को जाके बोलता है, संजय भैया, ए संजय तुम बुरा नहीं मानना यार, तुम आज बैठे हो, तुम बहुत गुड पीपुल हो, ठीक है, खाली एग्जाम्पल में थोड़ा बोल रहे हैं, तो बेइज्जती फील नहीं करना, गौवा आदमी है तुम, है ना, तो गौवा के आदमी है, तो गाँव घर में तो जानते ही जो कोई ज़्यादा बात नहीं है। तो ये बस तो टेंशन नहीं लियो कि हमरा बार बार बेइज्जत करी लो छे, ठीक ना, है बात नहीं सोचे जरूरी है, तो बहुत बढ़िया आदमी छो, ठीक ना। हाँ, तो समझा ना। तो वो रियल इस्टेट वाला जो है वो कहता है कि तो दिमाग से पैदल है। तो इसको क्या करता है कि पोर्टफोलियो इनकम के नाम पर इसका क्रिएटिव इनकम का पैसा जो है वह लेता है और कहेगा कि हे भैया जानते हैं ये हाईवे पर जमीन है। कहाँ जमीन है? हाईवे पर जमीन है और आप इसको खरीद लीजिए, 10 साल में जानते हैं इसका कीमत कितना हो जाएगा? 2 करोड़ हो जाएगा। अब ये क्रिएटिव इनकम वाला आदमी है, दिमाग से पैदल, कहेगा कि हाँ ठीक है कह रहे हो। अरे जितेंद्र पासवान का सुने थे लेक्चर यार, वो महा फ्रॉड इंसान है। बताओ तो हमको मिसगाइड कर रहा था वो कि 1 लाख में ज़मीन खरीदेंगे 1 कट्ठा और 10 साल के बाद इसका 2 करोड़ ज़मीन हो जाएगा। अरे मूर्खा, तुम ओकरा बेचेगा तब ना तोरा 2 करोड़ आएगा रे। तुम पैसा तो लगा दिया ओकरा में। अब वहां आय का मतलब क्या होता है? राजस्व। 1 कट्ठा जमीन तुम खरीद लिया, 1 लाख रुपया लगा दिया, अब राजस्व क्या आ रहा है? राजस्व क्या आ रहा है? 0। एक्सपेंडिचर तो तुम्हारा 1 लाख हो गया, प्रॉफिट क्या आ रहा है? 0। और लॉस मतलब वहां भी तुमने जमीन खरीदा तो वहां भी क्या हो गया? एक्सपेंडिचर और लॉस। मतलब तुमने जो है क्रिएटिव इनकम को पोर्टफोलियो इनकम में कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों में पोर्टफोलियो इनकम का जो है अभाव है। लेकिन यदि संजय भारती जो है वही जो है जमीन खरीदता है और उसमें क्या करता है कि शीशम और सागवान का पेड़ लगा देता है, राजस्व बनना शुरू। मतलब वह जो है पोर्टफोलियो इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 साल बाद उस जमीन को बेच के रिटायर जब ये होगा संजय भारती, उस जमीन को बेच करके 2 करोड़ रुपया पूंजी लेकर के और कारोबार करने लगता है, तो मतलब वह पोर्टफोलियो में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन संजय भारती जब रिटायर होगा, कहें जमीन बेच दें, साला समाज क्या बोलेगा कि जमीन बेच के खा रहा है। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। यदि तुम उस पर गोदाम बनवा देते हो, तुम उस पर कोल्ड स्टोर बनवा देते हो, तो दैट कन्वर्ट इन पोर्टफोलियो इनकम। लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में क्रिएटिव इनकम से पोर्टफोलियो इनकम में कन्वर्ट करने की अभाव है। क्रिएटिव इनकम बहुत है, चपरासी से लेकर आईएएस तक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में बहुत है, लेकिन वह जीवन भर क्रिएटिव इनकम पर ही रह जाता है। वह पोर्टफोलियो इनकम में कन्वर्ट उसको नहीं कर पाता है। बाकी सभी समुदाय के लोग, फॉरवर्ड वर्ग के लोग, बैकवर्ड वर्ग के लोग,
माइनॉरिटी के लोग, वह क्या करता है कि क्रिएटिव इनकम को पोर्टफोलियो इनकम में कन्वर्ट करता है। चाय हाँ पीते हैं। अरे नरेश आज जुड़ा हुआ है, जोहार नरेश। इंजमोय मुन्नी टुडू ओकारे। ठीक है, तो अब लिखो, जब पोर्टफोलियो इनकम वो कन्वर्ट नहीं हो पाया तो वह क्या बन जाएगा? वह हो जाएगा निष्क्रिय आय। लिखो निष्क्रिय आय, नॉन एक्टिव इनकम। नॉन एक्टिव इनकम, नॉन एक्टिव इनकम, निष्क्रिय आय। यदि कोई व्यक्ति अपने अर्जित आय से अपने अर्जित आय से अचल संपत्ति का निर्माण करता है, अचल संपत्ति का निर्माण करता है, लेकिन पूंजी निर्माण के लिए उसका उपयोग नहीं करता है, पूंजी निर्माण के लिए उसका उपयोग नहीं करता है, तो ऐसे संपत्तियों को निष्क्रिय आय कहते हैं।
ऐसे संपत्तियों को निष्क्रिय आय कहते हैं। या यदि अर्जित आय से उत्पन्न अचल संपत्ति का उपयोग मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की जाती है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की जाती है, पूर्ति हेतु की जाती है, तो ऐसे संपत्तियों को निष्क्रिय आय की श्रेणी में रखा जाता है। निष्क्रिय आय की श्रेणी में रखा जाता है। कहने का मतलब कि तुम्हारे पिताजी को एक अर्जित आय था, सरकारी नौकरी करता था या प्राइवेट नौकरी करता था, और उसने जमीन जगह घर बनाया। अब तुम क्या कर रहे हो कि तुम नल्ला निठल्ला ठहरा, अब उस जमीन को घर बेच करके तुम जो है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हो। तो ऐसे संपत्तियों को हम लोग निष्क्रिय आय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? निष्क्रिय आय कहते हैं। ठीक है, तो या तो हो गया बुराई वाला बात, या क्या हो गया? बुराई वाला बात। अक्सर जो है हमारे दो भतीजी हैं, दोनों भतीजियां जो है बाद में यूट्यूब पर जो है, ए महाराज इतना खैनी दे दीजिएगा, मतलब क्या है, ट्रक है हम ये लोड कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा दीजिए। ठीक है, तो दोनों भतीजी जो है यूट्यूब पर बाद में हमारा वीडियो देखती है, तो वह बोली कि अंकल ये बताइए कि खाली तो आप जो है उपहास उड़ाते हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं बतलाते हैं। तो नहीं, हम उपहास ही नहीं उड़ाते हैं, जो डेफिनेशन है डेफिनेशन बताते हैं और उसका उपाय भी बताते हैं। अब देखो, जितने भी मारवाड़ी बनिया होता है, सिंधी, गुजराती, पंजाबी, ये सब क्या करता है? वह है नीलामी में नीलाम हो रहे संपत्तियों को, उसको वह जो है परचेज करता है।
और उसको थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग कर लिया, और हल्का सा डेंटिंग पेंटिंग कर लिया। मान लेते हैं कि कोई जमीन जो है 2 करोड़ का है। देखना तुम्हारे में और उसमें क्या अंतर है। तुम अपने क्रिएटिव इनकम से जो है खरीदते हो जमीन, वह क्रिएटिव इनकम से जमीन नहीं खरीदता है, वह अपने प्रॉफिट के पैसे से नीलामी में नीलाम हो रहे संपत्तियों को खरीदता है और हल्का सा डेंटिंग पेंटिंग करता है। एक भी दिन अखबार में नहीं है जो नीलामी की सूचना नहीं आती है, आता है। और वह नीलाम संपत्तियों को लेता है, उसको डेंटिंग पेंटिंग करता है और फिर उसको कोलेट्रल के रूप में बैंक को देकर वह क्या करता है, पूंजी का जो है निर्माण करता है। यानी वो आधे अधूरे पौने वाले जमीन को लेकर वो पोर्टफोलियो इनकम जनरेट करता है। अगर नरेश जो है पूरा पैसा वाला है, माना क्रिएटिव इनकम वाला आदमी है, इसको कहेगा कि ये आधा कट्ठा ज़मीन में जो है एक 2 तल्ला मकान बना हुआ है गली में, लीजिएगा, तो बोला ना हम नहीं लेंगे। काहे भाई, तो वहाँ तक गाड़ी थोड़े ना पहुँचेगा। लेकिन अगर मरवाड़ी को पता चल गया, सिंधी को पता चल गया, औने पौने दाम पर उसको खरीद लेगा और खरीद करके हुआ जो है मॉर्गेज रख देगा बैंक को, और वहाँ से पूंजी उठा के अपना कारोबार में लगा देगा। यही नहीं, जिसको मॉर्गेज वो किया हुआ है ओकरा में रेंटो लगा देगा, उसमें जो है रेंट भी लगा देगा। मतलब वह जो है क्रिएटिव इनकम को पोर्टफोलियो इनकम में कन्वर्ट करने का कला जानता है। नीलामी में अपार्टमेंट फ्लैट बिक रहा है, ले लिया, फ्लैट में रह भी रहा है, माना बिना रेंट के बिना भाड़ा के रह भी रहा है, और ओकरा जो है मॉर्गेजो कर दिया है। अब तुम क्या करोगे, क्रिएटिव इनकम वाला सरकारी नौकरवा वाला क्या करेगा, ये नया फ्लैट खरीद लेगा और अपने जो है क्रिएटिव इनकम से EMI भरेगा। ये है फर्क तोरा में और ओकरा में। तुम छोटका या बड़का नौकरबा है तो नौकरबा को ज्ञाने बुद्धि कितना है रे, ज्ञाने बुद्धि कितना है, बकलोल तो है। तुम क्या करोगे, आरक्षण के बदौलत तोरे जो है नौकर बना है और उससे तुम्हारा क्रिएटिव इनकम हुआ है, माना अर्जित आय तुम्हारा बना है, तो तुम क्या करोगे, एगो फ्लैट खरीद लोगे अपार्टमेंट में और अपने क्रिएटिव इनकम से EMI भरोगे। वो क्या करेगा, वो अपने प्रॉफिट के पैसा से 1/4 दाम वाला खरीद लेगा और ओकरा मॉर्गेज रख देगा बैंक में। अब वहां से रिसोर्स चालू हो गया, उसका शुरू हो गया उसका। अब वो घर में वो रही हो रहा है बिना जो है भाड़ा दिए हुए, मतलब पूंजियो ले लिया, कारोबारो चल रहा है, अब बिना भाड़ा दिले वो घरों में रह रहा है। वो घरों में रह रहा है। काहे कि वह पोर्टफोलियो इनकम को बनाने की कला है। अब तुम तो बौड़म है, बेवकूफ है, समझ रहे हो माँ है। ये सब बात जो है श्रीमती जी को अगल बगल में बैठा के नहीं सुनाते हो तो तनी हमारा प्रतिष्ठा बढ़ेगा तोरे घर में। क्या बढ़िया बढ़िया बात बताता है। कभी कभी जाएंगे तोरे घर में
तो तोरे पत्नी जो है थोड़ा जॉम के दा अच्छा से कराएगी, है ना। तो पोर्टफोलियो इनकम जो है वह जनरेट करने का जो है तरीका सीखना पड़ेगा। क्रिएटिव इनकम तो एकदम नेचुरली है, वो कुछ हो, तुम रिक्शा जोत रहे हो क्रिएटिव इनकम, बाजार में जो है मोटिया ढो रहे हो क्रिएटिव इनकम, ट्यूशन पढ़ा रहे हो क्रिएटिव इनकम। तो क्रिएटिव इनकम कोई बड़का बात नहीं है। पोर्टफोलियो इनकम कन्वर्ट करने की कला जो है वह सीखना पड़ेगा शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को। हाँ, जय भीम मैडम। सुनील जो है अपने वाइफ को जो है, वाइफ है ना रे, SC ST पर तो जो है हमारा डाउटो होता है यार। तुम लोग जो है साली को बगल में बैठा लोगे, कहोगे कि वाइफ है। अब बेचारी कंफ्यूज, हमारी बहनें जो है सीधी सादी होती है। हाँ, सुनील कुमार भाई अपने जो है बगल में मैडम को, जय भीम मैडम, जय जोहार। इसी तरह रोज सुनिए, कम से कम पता चलेगा ना कि आपके घर वाला जो है सही जगह पर है। मुझे कोरोना काल की याद आती है 2020 की। एक जाने माने DSP साहब थे पटना के, उनकी बहू जो है उद्यमी पाठशाला की छात्रा थी। हर एक रविवार को जो है किवाड़ बंद करके और वह जो है अपना उद्यमी पाठशाला देखती थी ऑनलाइन। वो रूम किवाड़ बंद कर देती थी, उसमें अपने हस्बैंड को घुसने नहीं देता था उतना देर तक, 12:30 3:30। एक दिन वो लड़का ने जो है मेरा आवाज सुना, अपने बाप से कहा कि देखिए ना पापा, श्रीमती जी जो है लगता है किसी बॉयफ्रेंड से ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग करती है और 3-3 घंटा बतियाती है। अगले रविवार को उसका ससुर और हस्बैंड जो है जबरदस्ती खुलवाया, तो उसने मेरा वीडियो ऑफ कर दिया। संजोग से उसके हस्बैंडवा ने देख लिया, कहा कि ये तो डॉक्टर जितेंद्र पासवान के सुन रही है वीडियो है, जितेंद्र पासवान से वीडियो चैटिंग कर रही थी। मीटिंग खत्म हुआ, उसके ससुर ने हमरा जो है फोन करके कि जितेंद्र पासवान आप नहीं जानते हो, हम क्या कर सकते हैं। हम कह रहे यार तुमको हम जान के क्या करेंगे, तो रे IGP और DG को तो हम जानबे नहीं करते हैं, तो तुम यार DSP, तुमको कौन चीज़ हम जानेंगे, तुमको कौन चीज़ जानेंगे हम भाई। मैं, तुमने मेरे घर के इज्जत पर हाथ डाला है, पागल उगल है क्या यार। तो तोरे घर के इज्जत पर हमने हाथ डाल दिया, मैंने कब हाथ डाल दिया। तो तुम हमारे बहू से जो है वीडियो कॉलिंग पर नहीं बतियाते हो। हम कहे तुम्हारा बहू को हम पहचानते भी नहीं है, तो बतियाएंगे कब भाई। तो 12:30 बजे से क्या कर रहा था। हम कह रहे मूर्ख, क्रिएटिव इनकम वाला आदमिया, काश तुम जो है सुन लेता तो तुम पोर्टफोलियो इनकम में कन्वर्ट कर लेता रे बेहुता कहीं का। अब 12:30 बजे जो है हम तुम्हारी बहू को कह देंगे कि लिंक तो रहो भेज दे, अब तू सुनो। कम से कम क्रिएटिव इनकम से पोर्टफोलियो इनकम में कन्वर्ट करने का कलाकारी तोरा पता चल जाएगा। समझे अंकित जी। हाँ, अब देखो माहे ने अपना वाइफ को नहीं लाया, हम बोले माहे को, तो सुनीलवा जो है अपने बीवी को ले आया। खैर सुनील बहुत अच्छा पत्नी मिला है यार, प्रेम पूर्वक रहो, धन संपत्ति बनाओ और अपने आप को ऐसा बनाओ कि तोरे वाइफ जब जाए वहाँ गहने के दुकान पर तो तोरा नहीं पूछे, जो मन में आवे वो खरीद के चल आवे। इस लेवल पर अपने आप को बनाओ, ठीक है। हाँ, तब ना तुम्हारे ऊपर तुम्हारा वाइफ प्राउड करेगी और हम भी प्राउड करेंगे कि मेरा चेला जो है
इतना धनवान बन गया कि उसकी वाइफ जाती है तो फ़ोन नहीं करती है, ओकरा जे मन के हो जाता है वो खरीद करके आ जाता है। ठीक है, और वह तभी संभव है जब तुम जो है क्रिएटिव इनकम को पोर्टफोलियो इनकम में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अब तुम्हारे जो है अर्थशास्त्री और आर्थिक क्रांति, अपने आर्थिक क्रांति का तो नाम जानबे करते हो, किंग डीआरजे डॉक्टर जितेंद्र पासवान। ठीक है, तो उन्होंने एक सिद्धांत को पारित किया है। उस सिद्धांत का नाम है इनकम डेफिशिएंसी इफेक्ट। लिखो, इनकम डेफिशिएंसी इफेक्ट थ्योरी। हिंदी में लिखो आय कुपोषण प्रभाव का सिद्धांत। कुपोषण, कुपोषण तो तुम लोग जानबे करते हो, तो भोजन वाला कुपोषण नहीं, आय वाला कुपोषण। नहीं, गांव देहात में नहीं देखते हो, एक बच्चा जो है पेट इतना मानी निकल गया और ऐसे जो है ककड़ी की तरह उसका पाँव है, हाथ है, SC ST में इस टाइप का देखने को मिलता है, तो वो बच्चा कहता है कि कुपोषित बच्चा है। कोई कोई ओकरा कहता है कि सतमसुआ बच्चा है, 7वें महीना में जन्म। अरे मम्मी को, बेचारी मम्मी कुपोषित थी तो बच्चों कुपोषित हो गया। तो यहाँ जो है आय कुपोषण प्रभाव का सिद्धांत, आय कुपोषण प्रभाव का सिद्धांत, इनकम डेफिशिएंसी इफेक्ट थ्योरी, रिटन बाय डॉक्टर जितेंद्र पासवान। हालांकि प्रसाद जी हेल्प किए हैं, पांडुलिपि मेरा लगभग जो है प्रसाद जी तैयार करते हैं। तुम लोग ये भी लिख सकते हो कि रिटन बाय डॉक्टर DN प्रसाद, लिख लो, खुश हो जाएंगे, बेचारे बूढ़े हैं, है ना। मेरा जितना पांडुलिपि है हम गाजर मूली की तरह लिख देते हैं, प्रसाद जी जो है उसको अच्छे से सजाते हैं, बढ़िया बढ़िया फोटो लगाते हैं। ठीक है ना। तो जितना तरह का सिद्धांत हम लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं तो जैसे डॉक्टर कैसे ऐसे ऐसे घस देता है, तो वैसने हम घस देते हैं। फिर प्रसाद जी उसको बड़ी मेहनत करके उसको बढ़िया से लिखते हैं। हिंदी तो हमारी कमज़ोर है भाई, फिर उसको जो है ट्रांसलेट करते हैं और फिर हिंदी प्रारूप तैयार करते हैं। तो बहुत मेहनत करते हैं प्रसाद जी। जो भी सिद्धांत हम लिखते हैं, प्रसाद जी जो है DIA के लिए मेरे लिए वरदान है। अगर प्रसाद जी नहीं हो पाते तो जितने किताब हम लिखे हैं वो किताब हम लिख नहीं पाते। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ, ज़रा प्रसाद जी से भी सुन लो किस प्रकार इन्होंने सिद्धांत उद्धांत को करते, ज़रा बताइए एक्सपीरियंस। उस जब ये पांडुलिपि लिख करके देते थे तो बिल्कुल लार्ज पैमाने पे होता था, मतलब है कि कॉपी के कॉपी जा रहा है। अब जब उसको किताब का प्रारूप देना है तो उसके शब्दों में परिवर्तन, उसके वाक्य में परिवर्तन, उसको किस तरह से सिस्टमैटिक किताब का रूप देना है, वो पूरी तरह से सजा करके और फिर
उसमें अगर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह चाहिए तो वो फ़ोटोज़ वगैरह भी डाल करके, ताकि आप उसके पन्ने पलट करके देखें तो लगे कि ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। मतलब है कि ये सिर्फ एक लड़की मुझे हवाले कर दी है, दुल्हन बनाना हमारा काम था। ताली बजाओ भाई। तब दुल्हन बनाना जो है प्रसाद जी का काम है। जी, तो सबसे बड़ा रोल होता है जो ज़मीन तैयार करता है उनका, जो थिंक करते हैं उनका, जो इस विषय पर सोचते हैं उनका, सारे रॉ मटेरियल हैं उनके। हम तो उसे सिर्फ सिस्टमेटिक करते हैं। तो वो कितने बड़े साइंटिस्ट होते हैं जो रॉ मटेरियल प्रदान करते हैं, कितने बड़े साइंटिस्ट होते हैं जो वो सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे फिल्मों में स्टोरी लिखना वो बहुत बड़ा काम है, उस स्टोरी के आधार पर डायलॉग्स तैयार करना उससे हल्का काम है। उन दोनों को जोड़ करके और उसे डायरेक्ट करके पर्दे पे उतार देना ये डायरेक्टर का काम है कि नहीं? तो डायरेक्टर जब कंप्लीट उस पर्दे पर उतार देता है उस कहानी को, तब आप उसको फिल्मों के रूप में देखते हैं। ठीक उसी तरह से इनकी कहानी को किस तरह से सिस्टमेटिक करके और मुझे एक किताब का प्रारूप देना है, सिर्फ ये कला हमारे अंदर है। लेकिन अंदर से जो ज्ञान निकलता है वो सारी चीज़ें जो है तैयार करना, और तैयार करके वो सारे मटेरियल हम तक देना, ये इनकी ड्यूटी है। ये साइंटिस्ट हैं, रिसर्च कर सकते हैं। मैं एक कलाकार हूँ, उसे सजा सकता हूँ अपने शब्दों से, अपने तरीक़ों से, ये सब सारी चीज़ से। तो इस कला में थोड़ी सी महारत हासिल है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी। अब थोड़ा पढ़ाने भी दीजिए, ठीक है? तो जितने भी 4 किताबें अभी अर्थशास्त्र पर हमने लिखा है, और बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में उस किताब का जो है डिमांड भी हो रही है। और मेरे सिद्धांतों को जो है, ऐसा नहीं कि भारत में, तो हम ऑनलाइन जो है मना रिसर्च के लिए जो है बड़े बड़े मना विश्व के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जो है सिद्धांत दे रहे हैं। तो वहाँ सभी जगह जो पांडुलिपि जाता है वो प्रसाद जी के द्वारा जाता है। आर्थिक क्रांति पार्ट 1, आर्थिक क्रांति पार्ट 2, इसके बाद जो है उद्यमिता से उपक्रम तक भाग 1, उद्यमिता से उपक्रम तक भाग 2, ये 4 किताब जो है कंप्लीट है। और वह जो है पब्लिकेशन में है, वो 4 किताब जो हमने अर्थशास्त्र पर, ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको आर्थिक क्रांति भाग 2 से पढ़ा रहे हैं, ठीक है? अभी जो ये पढ़ा रहे हैं, एक अभी नई किताबें जो है हम और प्रसाद जी मिल करके लिख रहे हैं, झूठ का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लाई, ठीक है? उसमें कंप्लीट जो है मतलब धर्मशास्त्रों पर कि किस प्रकार जो है धर्म किसी व्यक्ति को गरीब बनाए रखता है, किस प्रकार हमारे लोग जो है रिस्क नहीं ले पाते हैं, ये सारे चीज़ों पर जो है, यानी झूठ का सिद्धांत बना। हमको लग रहा है कि वर्ल्ड में ये पहला किताब होगा जो झूठ पर रिसर्च किया गया है। तो हम दोनों मिल करके जो है उसको हम लिटरेचर लिखते हैं, और प्रसाद जी जो है उस पांडुलिपि को जो है सजाते हैं। तो हम दोनों अब जो है, हम भी रिटायर, ये भी रिटायर, दोनों रिटायर आदमी है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय उस पर आप लोगों के लिए देते हैं, ठीक है ना? हाँ, उम्मीद है कि वो जो झूठ का सिद्धांत है उसमें हमारा लोग अगर पढ़ेगा वो आप लोगों को जो है देंगे हम। और उस किताब, तो यह जो है आर्थिक क्रांति भाग 2 से आपको इनकम डेफिशिएंसी इफेक्ट थ्योरी, यह जो है आर्थिक क्रांति भाग 2 से पढ़ाई जा रही है। अब यदि यह जो है संजय भारती 1.5 लाख रुपये में 1 महीना से 50,000 रुपये में यह अपना जो है निजी आवश्यकताओं का पूर्ति करता है, और 1 लाख रुपया जो है 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है,
कि संजय मेघलाल, नरेश, अंकित, सुनील, 4 गो हुआ, एगो मनीष, 5 हो गया। संजय भारती के पास 1.5 लाख रुपया क्रिएटिव इनकम है। ठीक है जी, बार बार थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा था, इसी वजह से जो है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर संजय भारती को जो है 1.5 लाख रुपया पर मंथ मिलता है, या इसका 1.5 लाख क्या हुआ, क्रिएटिव इनकम हुआ, तो हर एक शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के पास क्रिएटिव इनकम है कुछ न कुछ, लेकिन वह जो है अपने क्रिएटिव इनकम को पोर्टफोलियो इनकम में कन्वर्ट नहीं कर पाने के कारण वह धनवान नहीं बन पाता है। और जब धनवान नहीं बन पाता है तो पूंजीपति नहीं बन पाता है, और जब पूंजीपति नहीं बन पाता है तो वह उद्योगपति नहीं बनता है। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इसी सारी चीज़ों को ध्यान करते हुए, रिसर्च करते हुए आपके आर्थिक क्रांति किंग डीआरजे डॉक्टर जितेंद्र पासवान ने एक थ्योरी बताया कि कारण क्या है। उस थ्योरी को हम लोग कहते हैं इनकम डेफिशिएंसी इफेक्ट थ्योरी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कुपोषण। किसका कुपोषण है? आय का। जैसे गांव देहात में तुम देखते हो, गरीब गुरुआ परिवार में देखते हो कि बच्चा जो है कुपोषित है। कुपोषित का मतलब कि पोषण तो मिल रहा है, भोजन उसको मिल रहा है, लेकिन पोषण वगैरह नहीं मिल रहा है। माना क्रिएटिव इनकम तो है, एक भयानक भयानक सरकारी नौकरवा है इस समाज में, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, ऐसा ऐसा जो है ये सबका क्रिएटिव इनकम है, लेकिन धनवान नहीं है। कारण क्या है? ये लोग क्रिएटिव इनकम को अपने आप को धनवान समझ लेता है। मान लेते हैं कि कोई बड़का नौकरवा है SC ST के, तो अपने आप को ऐसे ऐसे करेगा, कम धनवान है। अरे ओकरा सामना में बोलना जो धन का जो है डेफिनेशन नहीं जानता है। तुम क्रिएटिव इनकम तुम्हारे पास है, और क्रिएटिव इनकम वाला को धनवान नहीं, नौकर कहा जाता है। तुम डॉक्टर हो, नौकर हो, इंजीनियर हो, नौकर हो, IAS हो, नौकर हो, बिकॉज यू हैव नो पोर्टफोलियो इनकम। यदि पोर्टफोलियो इनकम नहीं है तो तुम धनवान नहीं है, तुम नौकर है। सऊदी अरब और खाड़ी देश में जाओगे ना, तो भारतीय रुपीज से अगर देखोगे तो 2.5 लाख वेतन उसको मिल रहा है, तो क्या उसको जो है धनवान कह दिया जाएगा? नहीं। तो यदि तुम्हारे समुदाय में, परिवार में कोई क्रिएटिव इनकम वाला आदमी है तो ज़्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है। वह लाचार है, उस पर अफसोस करो। काहे कि उसके पास कोई पोर्टफोलियो इनकम नहीं है भी, तो वह नॉन एक्टिव इनकम है। या तो क्रिएटिव इनकम है या नॉन एक्टिव इनकम है, निष्क्रिय इनकम है। तो अब जो है तुम अपने आर्थिक क्रांति के इस सिद्धांत को समझो। इसका डिस्क्राइब अगले रविवार को करेंगे, चूँकि समय काफ़ी हो चुकी है, हम लोगों को काम भी करना रहता है। ठीक है, थोड़ा सा पारिवारिक वजह से थोड़ा समय में इधर उधर हो जाता है। ठीक है, हाँ, संजय भारती रो मालकिन भी अलो ले, तनिषा देखी ले लिया हम। संजय जी देखी ले लिया, छुपाए जरूरी नहीं है। हाँ, मुझे छुपाए उपाय के राखे जो छुपेला से नहीं होते। ढाका मोड़ और कटोरिया में कोई ज़्यादा अंत दूर नहीं है।
ठीक ना, कोई ज़्यादा दूर नहीं छै, आ कटोरिया जे छै ढाका मोड़ होइए के जाइ छै, तो वहीं टा उतरी था एकदम ढाका मोड़ा। ठीक है, पहला लिखो, पोर्टफोलियो इनकम इक्वल टू 0। इस सिद्धांत के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का पोर्टफोलियो इनकम इक्वल टू 0। दूसरा नंबर लिखो, पोर्टफोलियो आय उसके अर्जित आय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुसूचित जाति जनजाति के पोर्टफोलियो इनकम उनके अर्जित आय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है कि जो अर्जित आय मतलब क्रिएटिव इनकम, क्रिएटिव इनकम मतलब मासिक वेतन, मासिक मजदूरी, उसको हम लोग कहते हैं अर्जित आय। तो जितना SC ST है उसमें 2 4 10 छोड़ के, हम नहीं आते हैं उसमें, ठीक है, तो उसको छोड़ के तो अर्जित आय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उसका जितना आवश्यकता है उसी में अर्जित आय खत्म, पोर्टफोलियो आय नहीं बनता है उसका। यानी पोर्टफोलियो आय जो है वह अर्जित आय के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा होता है। अर्जित आय सारा चीज उसकी निजी आवश्यकताओं में खर्च हो जाता है, उसके पास बचबे नहीं करता है। चलो नेक्स्ट लिखो। अब कुछ कुछ जो है चतुर आदमी है, थोड़ा जो अपने आप को चतुर समझता है, जैसे विनोद भारती, जैसे संजय भारती, सुनीलवा, सोनाराम बनरा, ठीक है, ये सब जो है अपने आप को थोड़ा सा समझता है कि नहीं हम होशियार हैं। तो यह क्या करता है कि क्रिएटिव इनकम से थोड़ा सा 1 आध कट्ठा 2 कट्ठा 5 बीघा जमीन खरीदता है। लेकिन कैसा जमीन? जमीन में पैसा खर्च कर दिया, जमीन खरीद भी लिया, लेकिन वह निष्क्रिय आय है। तो इसका लिखो तीसरा नंबर, अर्जित आय बराबर निष्क्रिय आय, पोर्टफोलियो आय नहीं, अर्जित आय। ना SC ST का अर्जित आय जो होता है वो बराबर होता है निष्क्रिय आय के। अब पूछना मत कि निष्क्रिय आय क्या है, पहले ही लिखा चुके हैं। चौथा नंबर लिखो,
अनुसूचित जाति जनजाति का धन आय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह जो है डेफिशिएंसी मतलब आय कुपोषित क्यों है अनुसूचित जाति जनजाति, तो इसके लिए जो है आपके किंग डियार्जे ने यह सिद्धांत पारित किया है आर्थिक क्रांति भाग 2 में। अब इसका निचोड़ क्या है और उपाय क्या है कि जिस दिन अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अपने क्रिएटिव इनकम को यानी मासिक आय को पोर्टफोलियो आय में कन्वर्ट करेगा। अब इसको हम लेक्चर के माध्यम से सुना देते हैं। मेरे गुरुदेव जिसने मुझे इस योग्य बनाया कि हम जो है इकोनॉमिकल मेंटर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हूँ, उनका नाम है राइट रेवरेंड फादर जोस कनानाइकल प्रसाद जी। पहले उन्हीं के स्टेनो थे, बाद में हमारे स्टेनो हो गए। पूरा जीवन जो है उन्हीं के स्टेनो में रहे, बाद में हमारे स्टेनो बन गए। तो वह जो है हमको 1 रुपया पर जो है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 रुपीज हमको सिखाया था, और उस शिक्षा को मैंने जो है निजी जीवन में उतारा और प्रायोगिक रूप से मैंने देखा कि वह बहुत अच्छा है, और हम पाए अपने आप को कि उस फार्मूला के द्वारा हम क्रिएटिव इनकम भी करते हैं, पोर्टफोलियो इनकम भी है, धन भी है, पूंजी भी है, उद्योग भी है, क्योंकि हर चीज़ जो है जुड़ा हुआ है आय से, कि क्रिएटिव आय को पोर्टफोलियो आय में कन्वर्ट करना है। पोर्टफोलियो आय से जो है धन बनता है, धन से पूंजी बनती है, पूंजी से उद्योग होता है। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था अपने अनुसार, वो हमारे तरह अर्थशास्त्री नहीं थे। हमने तो विश्व के कई विश्वविद्यालयों से ऑनलाइन कोर्सेस किया इकोनॉमिक्स पर। ऐसे हमने जो है नेचुरल पीएचडी आईआईटी कानपुर से रडार कम्युनिकेशन में किया हूँ, परंतु जब इस सेक्टर में हम आए तो हमने जो है अर्थशास्त्र को विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों से जो है ऑनलाइन कोर्सेज करना शुरू किया और अर्थशास्त्र पर रिसर्च करना शुरू किया। वो कहते थे कि देखो, हमको बोलते थे कि देखो 1 रुपया जो अगर तुम्हारे पास है वह पूरा रुपया जो है तुम्हारा नहीं है, और तुम अपने अनुसार इसको खर्च नहीं करना है, ईमानदारी से इसका डिस्ट्रीब्यूट करना। तो बोले कैसे? तो बोला कि पहला 1 रुपया जब तुम्हारे हाथ में आए तो उसको 4 पार्ट कर दो, पहला काम यही करना तुम। तो हम कहे अच्छा ठीक है, 4 पार्ट कर दिए, 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा हो गया, 4 पार्ट हो गया। ताकि 25 रुपीज़ जो है वह तुम्हारे फैमिली के लिए है, 25 पैसा 25 पैसा माना परिवार के समस्त जिम्मेदारी का निर्वहन जो है उसी 25 पैसा में करना। 25 पैसा जो है वह समाज का है, सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए खर्च करना, और 25 पैसा जो है देखना 10 मिनट में कटेगा,
मीटिंग भी लगभग खत्म होने वाली है। तो 25 पैसे क्या है, फैमिली का है। माना फैमिली का सारा जिम्मेदारी उस 25 पैसे में करना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यह इकोनॉमिकल सिद्धांत है, वह आदत बना रहा था, मेरा आदत डलवा रहा था। वह जानता था कि यह व्यक्ति शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लोग है, पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट लौंडा है ही, क्रिएटिव इनकम इसके पास होगा। हुआ भी, सरकारी नौकरी में गए तो क्रिएटिव इनकम हुआ ही, लेकिन वह आदेश हमको दे दिया। अब मैं 4-5 ऐसे चीज़ें हैं जिससे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं और उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसमें एक वो भी थे कि उनके आदेश को हम डिनाई नहीं करते थे। क्योंकि मेरा गरीबी से पढ़ाना लिखाना, इस योग्य बनाना सब उनका काम था। तो यानी वह मेरे पिता थे और मेरा घर था, चर्च मेरा घर है, जन्मे चर्च में हुआ है। तो वो बोला 25% जो है तुम्हारा, 25 पैसे जो तुम्हारे हैं, वह तुमको क्या करना है, फैमिली का निर्वहन करना है उसी 25 पैसे में। 25 पैसा जो है सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए करना है। 25 पैसा जो है तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुमको चर्च ने पढ़ाया लिखाया है। वो 25 पैसा चर्च का है, उसको ईमानदारी से दे देना। और 25 पैसा से तुम पोर्टफोलियो इनकम को बनाना, तुमको कभी कोई दिक्कतें नहीं होगा। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुमको कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगा। कह के वो चले गए। हमारा जो है 95 में नौकरी लगा, जिस समय 3.5 रुपया केजी जो है चावल बिकता था, और उस समय हमारा वेतन जो है 18,000 था। हम ऑफिसर थे, फर्स्ट क्लास ऑफिसर थे। हमने उसी चीज़ों का निर्वहन किया। क्रिएटिव इनकम पोर्टफोलियो में कन्वर्ट हो गया। और जब पोर्टफोलियो में कन्वर्ट हुआ, हम कह रहे हैं कि हमसे हमारे तरह अर्थशास्त्री वो नहीं थे, लेकिन वह जो है उनका मकसद था कि मेरा एडॉप्टेड सन जो है वह क्रिएटिव इनकम को पोर्टफोलियो इनकम में कन्वर्ट करे, क्योंकि पोर्टफोलियो इनकम ही जो है धन बनाता है, धन जो है पूंजी बनाती है, पूंजी जो है उद्योग बनाता है, और उद्योग से वह जो है फ्रेम में आता है। पूरा परिवार 25% में तो एकदम समेटा जाएगा वो, तो फैमिली लायबिलिटी खत्म। सोसाइटी डेवलपमेंट। अब कोई आदमी कहेगा करे यार हमको वेतन 1 लाख रुपया है तो 25,000 हम समाज को देते हैं। अरे गधा, तुम दे करके तो देखो, देकर देखो। कहेगा कि 1 लाख मेरा वेतन है तो 25,000 हम सोसाइटी को दे देंगे। अभी हमारे घर में दुर्घटना हुई थी 20 तारीख को, मैं पटना में था। एक भी काम में हमको, जब हम करते हैं सोसाइटी के लिए तो मेरे भैया जो है ना मजाक उड़ा रहे थे मेरा, अरे क्या करोगे, छोटा जाति के लोग को पैसा वाला बनता है तो इसी तरह नौटंकी करता है, ऐसे ऐसे करता है, मजाक कर रहे थे हमारे। लेकिन जब मेरे घर में दुर्घटना हुई, एक पांव पर सोसाइटी वहां खड़ा रहा और हमको इंश्योर किया, पासवान साहब आप अपना कारोबार देखिए, आप अपना सब चीज़ देखिए, आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ हैं। क्यों? क्योंकि उस सोसाइटी को हम देते, बदले में सोसाइटी हमको देता है। आप लोगों में से कौन लोग हैं कि जिसके यहाँ हम चले जाएं और वो आदर सत्कार के साथ हमको 10 दिन नहीं रखेगा? ऐसा है कोई कि नहीं आपको हम भगा देंगे? नहीं।
एक चीज तो तुम ईमानदारी से तुम कह सकते हो कि जितेंद्र पासवान फिक्स एसेट मेरा है। मेरा बेटा भी नहीं बोल सकता है कि जितेंद्र पासवान मेरा है, लेकिन मेघलाल बौद्ध जो है बोल सकता है कि जितेंद्र पासवान मेरा है, मेरा निजी चीज है। मनीष आनंद जो है बोलेगा कि नहीं जितेंद्र पासवान मेरा है। नरेश हेम्ब्रम कहेगा कि ये मेरा ही है। कोई ऐसा आदमी हमको तो नहीं लग रहा है कि सोसाइटी के गलियाता वाले, हमको गलियातात खूब है। एक आदमी जो है अक्सर गलियाते रहते थे हमको DIA में जब बैठते थे, तो हम एक दिन गुस्सा करके बोले कि आप महाराज जो है आपको इतना इज्जत देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, सब चीज़ देते हैं, तो आप हमको गलियाते क्यों रहते हैं? क्या मतलब, क्या इशू है आपको, क्यों गलियाते रहते हैं? वो बेचारा ने मासूमियत से कहा कि चूंकि मेरा अपना आप है इसलिए आपको गाली भी देंगे। यदि बच्चे को दूध नहीं मिलेगा तो माँ का स्तन वो काटेगा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चा माँ का शत्रु है। मुझे इसलिए गाली पड़ती है कि सोसाइटी को मुझसे बहुत अपेक्षा है, बहुत उम्मीद है। वह कैरियर देखता है, वह आशा हमारे में देखता है। बैंक के, वित्तीय संस्थानों के, सरकारों के गलत रवैये और नीतियों के वजह से यदि हम अपने समुदाय को स्वसमय लाभान्वित नहीं कर पाते हैं तो वह सिस्टम को तो गाली देगा नहीं, सरकार को गाली देगा नहीं, बैंक को गाली देगा नहीं, तो गाली कौन खाएगा? तो उसका जो गार्जियन है, उसका जो गुरु है, वो गाली सुनेगा। और हम ईमानदारी से सुनते हैं, क्योंकि जितना अधिकार मेघलाल को मुझ पे है, तो हमको भी मेघलाल पर उतना ही अधिकार है। मेरे सोसाइटी के लोग मेरे चैम्बर में आते हैं, घूमता है इधर उधर, ऐसे ऐसे घूमता है। टेलीफोन कोई किया और आराम से हम बोले कि जय भीम, अंकित जी बोल रहे हैं, अगर ऐसा बोल दें तो अंकित कंफ्यूजिया आ जाएगा कि जितेंद्र सर बोल रहा है, तो उधर से बोलता है कि हमको जितेंद्र सर से बात करना है। मतलब कि जितेंद्र सर इतना कोमल भाषा तो बोल ही नहीं सकता है। यानी कोई हमको अगर टेलीफोन किया और हम मना अत्यंत आदर के साथ बोले कि हेलो अंकित जी बोल रहे हैं, तो कंफ्यूज हो जाएगा। यही बोलेंगे कि अरे बोलो, क्या रे अंकितवा बोलो, तो उसको लगता है नहीं सर बोल रहे हैं। यदि हम आदर से बोले अंकित जी बोल रहे हैं, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो जब चैम्बर में बैठते हैं और हमारे शेड्यूल ट्राइब के लोग आते हैं, तो जब तक उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि रे बेटिया चोट क्या हुआ रे, काहे घूम रहा है रे, तब उसको लगता है कि नहीं, लगता है कि सर के नज़र में हम हैं। यदि हम नहीं टोके उसको तो 5 बार घूमेगा इन्ने से अन्य कि सर आज हमको गलिया क्यों नहीं रहे हैं। तो यदि मैंने सोसाइटी को दिया है, और इस तरह चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलते हैं कि समाज को दिया, समाज को दिया, समाज, ये नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमको इलेक्शन में लड़ना नहीं है। इलेक्शन में लड़ना हमको नहीं है कि हम चिल्ला चिल्ला के नोटिस जारी करेंगे कि देखो इतना लोगों को ये कर दिया, इतना लोगों को ये कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे। हमको इलेक्शन नहीं लड़ना है, और न हमको पद्मश्री का पुरस्कार लेना, भारत रत्न नहीं लेना है। तुम लोगों के बेवकूफ़ी के कारण बाबा साहेब को भारत रत्न मिल गया, गांधी जी को मिला है, मिला है गांधी जी को, सुभाष चंद्र बोस को मिला है। आ तोरे सरकारी आरक्षण वाला दलाल के वजह से भारत रत्न दिलवा दिया। वो भारत से ऊपर थे ना जी, अब भारत का रत्न दिलवा दिया उसको। गांधी जी को भारत रत्न मिला है? हिमायत के करने वाला मायावती जी,
तो आज इतना ही। मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का एकमात्र उद्देश्य अपने समुदाय अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों का, समुदाय का आर्थिक सशक्तिकरण करना है। इसके लिए आपको उद्योग वाणिज्य व्यापार को अपनाना होगा। अतः आप उद्योग वाणिज्य व्यापार को अपनाएं। आज जो कुछ भी आप उद्यमी पाठशाला में सीखे, इसे अपने समाज में प्रचार प्रसार और वितरित करने का प्रयास करेंगे। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का उद्योग वाणिज्य व्यापार से संबंधित सुझाव, शिकायत या सूचनाएं हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9473462273 पर व्हाट्सएप करें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं kingdrjpaswan@gmail.com। इतना ही। अगले रविवार को निर्धारित समय पर हम पुनः मिलेंगे। हम अपने महापुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर काशीराम, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कानू एवं जितने भी जाने अनजाने दलित आदिवासी समुदाय के महापुरुष हैं, उन समस्त महापुरुषों के प्यारे नाम लेकर आज के उद्यमी पाठशाला की समापन का घोषणा करते हैं। अगले रविवार को हम पुनः मिलेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और आर्थिक क्रांति के बसों पर सवार हो जाइए, क्योंकि आर्थिक क्रांति का आगाज होगा, सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति का राज्य होगा। जय भीम।